अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, एंजाइम, वेक्टर, टेक्निक्स, एप्लीकेशन और समरी, ये देखेंगे हम इसमें। तो डीएनए molecule that are extracted from different sources and chemically joined together. For example, DNA comprising animal gene may be combined with DNA from bacteria. तो इसमें आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि डीएनए सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको वाटर में डाल के फिर उसकी मल्टीपल कापीज बनाते हैं। जीन को निकालने के बाद आप पीसीआर करके उसकी पहले मल्टीपल कापीज बनाते हैं। पहले आपने डीएनए को लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराई, फिर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उधर से लिया, उसकी मल्टीपल कापीज पीसीआर के थ्रू बनाई, फिर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर डाल देना है, वेक्टर को आपने होस्ट में डाल के उसकी मल्टीपल कापीज बना लेनी। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रेक ने 1953 के अंदर किया। फिर डीएनए की जो लाइगेज एंजाइम है उसको 1967 के अंदर आइसोलेट किया गया था। फिर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस को आइसोलेट किया गया था 1970 के अंदर। कोलबर्ग जनरेटेड आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन 1972। ठीक है, रिकम्बिनेंट आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Cohen and Boyers in 1973 produced first plasmid vector capable of being replicated in the bacterial host cell। ठीक है, तो ये कोहन और बोहर का बहुत आम रोल था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें आप क्या करते हैं? आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द जीन। पहले आप डीएनए को निकालते हैं, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन से कट करवाते हैं, उसमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेते हैं, उसकी पीसीआर करते हैं। पीसीआर करने के बाद आप टू मेक डिजायर्ड अल्टरेशन इन वन और मोर आइसोलेटेड जीन टू रिटर्न अल्टर्ड जीन इनटू द लिविंग सेल। फिर आप उसको वेक्टर में डाल के उसको लिविंग सेल में डाल देते हैं, वहाँ पे वो रेप्लिकेट करते हैं। Altering the genome of an organism, understanding the hereditary diseases and their cure, ये एप्लीकेशन होंगे। Improving human genome, ये भी इसकी एप्लीकेशन होंगी। तो इसमें प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप डीएनए को लैदा करते हैं, उसको कट करवाते हैं रिस्ट्रिक्शन से, फिर उसकी पीसीआर करवाते हैं। पीसीआर करवाने के बाद जॉइन करते हैं डीएनए को वेक्टर के अंदर और फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं उसको। तो ये आपने डीएनए को निकाला, पहले सेल और सेल को लाइज किया डिटर्जेंट और दूसरी बफर से, फिर आपने उसको ट्रीट किया प्रोटीएजेस से, इसके अलावा आरएनए से, ताकि प्रोटीन और आरएनए डाइजेस्ट हो जाए। फिर सेंट्रीफ्यूज किया, डीएनए ऊपर आ गया, फिर डीएनए को सेपरेट करके आपने उसको कट कराया। कट कराने के लिए आप दो तरीके यूज करते हैं, मैकेनिकल सीरिंग और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं जो कि कट करते हैं एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेशल क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम फाउंड इन बैक्टीरिया। साइट स्पेसिफिक लीवेज करते हैं डीएनए की। ठीक है, ओनली स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करते हैं, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट लगाते हैं और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। और जिन एंजाइम को यूज करके आप डीएनए को काट करवाते हैं, उनसे वही वेक्टर के लिए आप यूज करते हैं। ये आप देखें, फिर ये आपके जो स्टिकी एंड हैं ये वेक्टर के स्टिकी एंड के साथ बाइंड कर देंगे और इस तरह आपके पास वेक्टर आ जाएगा। फिर आप उसको डालते हैं बैक्टीरिया के अंदर या यीस्ट के अंदर, तो उसके लिए आप कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, फिर डीएनए ऐड करके 42 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। तो फिर वो जो वेक्टर है वो चला जाता है बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर और फिर वो रेप्लिकेट करता है वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं। एंजाइम टेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज होते हैं वो ये है, इसमें डीएनए लाइगेज है जो लाइगेशन का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट लगाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो गैप फिल करता है डीएनए डुप्लेक्स के अंदर। न्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है? फास्फोराइलेशन करता है
5 प्राइम एंड के ऊपर। टर्मिनल ट्रांसफरेज ये ऐड करता है टेल जो है 3 हाइड्रोक्साइड एंड के ऊपर। एक्सोन्यूक्लियस 3 क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू फ्रॉम 3 प्राइम एंड। बैक्टीरियोफाज एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड इन द 5 प्राइम एंड। तो ये डिफरेंट जो है डिफरेंट रोल है इनके। अल्कलाइन फास्फेटेज रिमूव टर्मिनल फास्फेट ग्रुप। वेक्टर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम बड़ी डिटेल में पहले कर चुके हैं। ये सारे वेक्टर, सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर है, इसको बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था और ये 20 किलो बेस पेयर तक इसके अंदर डीएनए डाल सकते हैं। फिर हमने लैम्डा फेज पढ़ा था और उसकी कैपेसिटी और ज़्यादा होती है। लैम्डा वेक्टर आर रिकॉम्बिनेंट इन्फेक्शियस कंटेनिंग फेज क्रोमोसोम इन एडिशन टू एम्बेडेड आउटसाइड डीएनए। All in all, phage vector can convey bigger DNA grouping than a plasmid vector. आगे cosmid है। Cosmid are hybrid of phage and plasmid that can carry DNA fragment up to 45 kg। जो हम हाई क्लास में जाते हैं, DNA की जो कैरिंग कैपेसिटी है, जीन की जो सीक्वेंस है, वो ज़्यादा हम इंसर्ट कर सकते हैं। Expression vector are vector that carry host signal that facilitate the transcription and translation of inserted gene। यानी कि इसमें आपने जो जीन डाला है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और उसको प्रोटीन को आप प्यूरिफाई करके यूज करते हैं अपने पर्पसेस के लिए। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और yeast vector that have been engineered to contain a centromere telomere region of replication and a selectable marker। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के। और इसकी खास बात ये है कि ये 1000 kb तक डीएनए को अपने अंदर लगा सकता है। दे आर यूजफुल फॉर क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन दैट कंटेन इंट्रॉन्स। क्यों, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो इंट्रॉन्स नहीं होते, तो इंट्रॉन को अगर आपने प्रोपेगेट करवाना है उसके जीन को, तो उसके लिए आप यीस्ट यूज करते हैं, क्योंकि यीस्ट क्या है, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। Bacterial artificial chromosome are bacterial plasmid derived from F plasmid। They can capable of carrying 300 kb of DNA। ठीक है, तो इसमें डीएनए की टेक्नोलॉजी में कौन कौन से आप यूज करते हैं टेक्निक्स, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए के, क्या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है उसको चेक करने के लिए, क्लोनिंग लाइब्रेरी को चेक करने के लिए। क्लोनिंग लाइब्रेरी भी इससे बनती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। डिस्टिंक्शन मैपिंग भी इसके जरिए होती है। पीसीआर भी इसी से कंफर्मेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हिब्रिडाइजेशन, डीएनए माइक्रो आरए एनालिसिस, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता ही है, साइज की बेस पे जो है वो डीएनए के बैंड बनते हैं। क्लोनिंग लाइब्रेरी 2 तरह की होती हैं, डीएनए लाइब्रेरी और सीडीएनए लाइब्रेरी। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी में सारे जीन्स के मौजूद होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनाते हैं। इसमें आरएनए से जो डीएनए बनता है उसकी खास ये है, बात ये है, उसमें इंट्रोनिक सीक्वेंस नहीं होती। पीसीआर में है कि एक जीन आपने निकाला है, उसकी मल्टीपल कापीज बनानी है, तो उसके लिए आप पीसीआर यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रिस्ट्रिक्शन रैम है वो उसी जगह पे कट लगाते हैं जहाँ पे आप को लगाना चाह रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में आप 3 टेक्निक यूज करते हैं, सर्दर्न प्लॉटिंग, नॉर्थर्न प्लॉट और वेस्टर्न प्लॉट। तो प्रोटीन के लिए होती है, लेकिन सर्दर्न प्लॉट हम डीएनए आपने डीनेचर किया है, अगर वो प्रोब उसके साथ मिल जाती है तो आप कहते हैं कि वाकई इसमें या तो म्यूटेशन आई। अगर डिजीज वाले के साथ वो प्रोब लग जाती है तो आप जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिजीज है, और अगर नॉर्मल वाले के साथ लग जाती है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल होगा। इसी तरह नॉर्दर्न प्लॉट आरएनए को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। डीएनए माइक्रो आरएनए एनालिसिस हम जो हेल्दी और नॉर्मल सैंपल्स, हेल्दी और अनहेल्दी सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चिप यूज करते हैं जिसके ऊपर प्रोब लगी होती है और उसके साथ आपका मैसेंजर आरएनए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उससे जो बनाते हैं मैसेंजर आरएनए से, तो
वो अगर इसके ऊपर लग जाता है तो अगर डिजीज वाले सैंपल के साथ लग जाता है तो आप कहते हैं डिजीज है, रेड कलर आएगा। और अगर ग्रीन कलर आएगा तो उसका मतलब है डिजीज नहीं है। सेल एंड टिश्यू कल्चरिंग में क्या है कि आप सेल को ग्रो करवाते हैं। तो सेल की कई तरह की टाइप्स होती हैं। टोटिपोटेंट सेल दे कैन गिव राइज एंटायर ऑर्गेनिज्म लाइक डोली शीप, अभी थोड़ी देर हमने कल पढ़ा है और उसको हमने अपलोड किया यूट्यूब पे। प्लोरी पोटेंट सेल्स क्या होते हैं? दीज सेल्स कैन गिव राइज टू ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये भी डोली शीप में होता है। और मल्टी पोटेंट सेल्स क्या होता है? दी गिव राइज टू लिमिटेड रेंज ऑफ सेल विद ए टिश्यू टाइप, आप लिमिटेड सेल की ग्रोथ करवाते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? सेल कल्चर हैज बिकम वन ऑफ द मेजर टूल यूज्ड इन लाइफ साइंस टुडे। क्यों? कि इससे आप बहुत सी जो है ना चीजों को बनाते हैं। Although animal cell culture was first successfully done taken in 1907, it was not until late 1940 to early 1950 that several developments occurred that made the cell culture widely available as a tool for scientists. ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स बहुत सी चीजें हम बना सकते हैं। फर्स्ट देयर वाज a development of antibiotics that make it easier to avoid many of the contamination problem. Second was the development of techniques such as use of trypsin to remove culture vessel necessary to obtain continuously growing cell line. Third, the using these cell lines, scientists were able to develop standardized chemically defined culture media that made it far easier to grow cells. टिश्यू कल्चर होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? टिश्यू कल्चर इज द जनरल टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ सेल। एक सेल को आप रिमूव करते हैं, टिश्यू को रिमूव करते हैं या ऑर्गन को रिमूव करते हैं, एनिमल से या प्लांट सेल से, एंड दे आर सब्सिक्वेंटली प्लेसमेंट इनटू द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कंडीसिव फॉर देयर ग्रोथ। तो इसमें हम सेल को लैदा करते हैं और उसको ऐसा ग्रोथ मीडिया प्रोवाइड करते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट पीएच और टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो मैक्सिममली ग्रो कर सकता है। द एनवायरनमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सूटेबल ग्लास और प्लास्टिक culture vessel containing a liquid or semi-solid medium that supply the nutrient essential for survival and growth. The culture of whole organ or intact organ fragment with the intent of studying their continued function and development is called organ culture. एक ऐसा कल्चर जिसमें आप पूरे ऑर्गन को कल्चर करते हैं, ठीक है, और उसके फंक्शन और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन कल्चर कहते हैं। When the cells are removed from the organ fragment prior to during cultivation, thus disturbing their normal relationship with neighboring cell, it is called the cell culture. सेल को जब आप रिमूव करते हैं और फ्रॉम द ऑर्गन और फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, तो उसका नॉर्मल रिलेशनशिप देखने के लिए कि इसका नेबरिंग ये सेल जिसको आपने रिमूव किया और इसके साथ वाले सेल के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, उसको चेक करने के लिए हम सेल कल्चर करते हैं। तो ये आपके पास एक पेज है, उसको आपने जो है टिश्यू को रिमूव किया, फिर उसको चॉप किया, चॉप करने के बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम से चॉप किया और फिर उसको आपने कल्चर किया और उसके नेबरिंग सेल्स का आपने फंक्शन को स्टडी किया। How are cell culture obtained? Primary culture क्या होता है? There are two basic methods for doing this. First, for explant culture, some piece of the tissue are attached to glass or treated plastic culture vessel and bath in culture media. आप एक एक्सप्लांट यानी कि पीस लेते हैं टिश्यू का और उसको फिक्स कर देते हैं और फिर उसको कल्चर करते हैं। द सेकंड क्या है? मोर वाइडली यूज मेथड एंड स्पीड दिस प्रोसेस बाय एडिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या आप डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको कट करवाते हैं, फिर क्या करते हैं टू द टिश्यू फ्रैगमेंट टू बी cement holding the cell together. This method is called enzymatic dissociation, यानी कि एंजाइम के जरिए आप टिश्यू को कट करवाते हैं
फिर उसको होल्ड करवाते हैं और उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं, डेवलपमेंट को चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल एंड टिश्यू कल्चरिंग, इसमें आपको डिजायरेबल चीज़ें क्या चीज़ें चाहिए? एयर कंडीशनिंग रूम होना चाहिए, हॉट रूम विद टेम्परेचर गार्डर होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए, सरफेस रूम होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन रूम फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड कल्चर मीडिया। ये एयर कंडीशन ऑफ रूम क्यों चाहिए होता है कि जितना टेम्परेचर हम मेंटेन करना चाहते हैं उतना हम वो सेट कर देते हैं। हॉट रूम विद टेम्परेचर गार्डन, यानी कि आप हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं उधर विद टेम्परेचर, ताकि ग्रोथ के लिहाज से आप टेम्परेचर को सेट करें। इन एडिशन द स्टोरेज एरिया शुड बी सच वे द फॉलोइंग शुड बी केप्ट प्रॉपर्ली। लिक्विड उसको आप 4 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा है फ्रिजेस होनी चाहिए जिसमें 4 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। ग्लासवेयर सेल्विंग, प्लास्टिक सेल्विंग, स्मॉल आइटम्स, स्पेशल इक्विपमेंट, कपबोर्ड, फ्लोर, ड्रम डाउन, केमिकल सील्ड कंटेनर होने चाहिए। एनिमल सेल कल्चर के लिए क्या चाहिए? सेल्स इन एनिमल एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू मैट्रिक्स व्हिच रिक्वायर फॉर देयर कंट्रोल, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो सेल्स जो आप एनिमल से निकालते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर, व्हिच रिक्वायर फॉर देयर कंट्रोल, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। These cells from the intact organism may be isolated, maintained, and grown in vitro in culture media aseptically containing a suitable mixture of nutrient and growth factors. This is called animal cell culture. जब आप एनिमल के सेल को निकालते हैं और उसको मीडिया के अंदर डाल के उसकी ग्रोथ करवाते हैं, तो ये सारा एसेप्टिकली होनी चाहिए, यानी कि बड़े क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट में होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम एनिमल सेल कल्चर कहते हैं। प्राइमरी कल्चर कौन सा आता है? व्हेन सेल्स आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस्ड इनटू सूटेबल कल्चर एनवायरनमेंट, सेल विल divide and grow. This process is called primary culture, derived from intact or dissociation tissue or organ fragment. For example, जब आपने लंग्स ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसके पोर्शन को कट करते हैं, तो फिर उसको ऐसे ग्रोथ मीडिया में रखते हैं जहाँ पे वो इंटैक्ट रहे और उसकी ग्रोथ को चेक किया जा सके। सब कल्चरिंग सेकेंडरी सेल कल्चर और कंटिन्यूअस सेल कल्चर, द प्रोसेस ऑफ inoculating culture cells into fresh culture vessel is termed as soft culture। तो जो आपने पहले से कल्चर किए हुए सेल, उसमें से आप सेल लेके दोबारा कल्चर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कल्चर सेल। और सेल लाइन क्या होती है? सेल लाइन इज ए सेल पॉपुलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम ए प्राइमरी कल्चर एट फर्स्ट सॉफ्ट कल्चर। ठीक है, सॉफ्ट कल्चर के अंदर से जो आप प्राइमरी सेल कल्चर लेते हैं, तो उससे जो नेक्स्ट सेल लाइन आएगी, तो सेल आएगी उसको सेल लाइन कहेंगे। ए सेल लाइन इज ग्रोन एंड मेंटेन्ड इन द favorable condition 37 degree centigrade, 5% carbon dioxide incubator in the cell incubator। ये तो ये सेल लाइन होती है, इसमें आप थर्ड स्टेज का सेल लेते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। सबस्ट्रेट फॉर सेल ग्रोथ, इसमें आप लोगों को प्लास्टिक सबस्ट्रेट भी चाहिए होते हैं, ग्लास सबस्ट्रेट भी चाहिए होते हैं, और प्लैटिनम सबस्ट्रेट है। प्लैटिनम इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड glial cells। कल्चर मीडिया फॉर सेल एंड टिश्यू ग्रोथ, इसमें कल्चर मीडिया इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कल्चरिंग सेल एंड टिश्यू। इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम कंडीशन फैक्टर लाइक पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेचुरल मीडिया कौन कौन से हैं? टिश्यू एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हिच एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन। एम्ब्रियो के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें सेल अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा कोकुला सच एज प्लाज्मा क्लॉट भी आप यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड सच एज सीरम भी यूज कर सकते हैं। डिफाइंड मीडिया कौन कौन से हैं? मीडिया विद सीरम, इसमें मीडिया फॉर मीडिएट सर्वाइवल यूज करते हैं, मीडिया फॉर प्रोलॉन्ग सर्वाइवल यूज करते हैं, मीडिया फॉर इंडेफिनिट ग्रोथ यूज करते हैं, मीडिया फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन आपको बनाते हैं। सीरम फ्री मीडिया कौन कौन से? इंक्रीज कोर्स ऑफ द मीडियम, stimulate undesirable growth and varies batch to batch। कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इन कल्चरिंग मीडिया? आपको लैमिनर एयर फ्लो चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर चाहिए होता है ताकि वो
37 डिग्री सेंटीग्रेड और 5% कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन प्रोवाइड करे, जो कि प्लांट और टिश्यू की ग्रोथ के लिए जरूरी है। सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं ताकि आप टिश्यू को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें। कल्चर प्रोसीजर क्या है? प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑपरेटर्स, जिसके जरिए आपने सारा कल्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ एनिमल मटेरियल, फिर प्रिपरेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ रिएजेंट एंड मीडिया, कि अगर वो आप ऑटोक्लेव नहीं करेंगे तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेल यूजेज ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर, कैंसर रिसर्च में ये यूज होता है, वायरस की स्टडी में ये यूज होता है, जेनेटिक काउंसलिंग में ये यूज होता है, जीन थेरेपी में ये यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज होता है। थैंक यू। आप इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए।